हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। आज हम लोग ये दिल्ली सल्तनत पीरियड का लास्ट सेगमेंट स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड और दूसरा है कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यानी कि पहला है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के समय में ये कला और जो स्थापत्य कला था, हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, वो किस प्रकार का था, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और दूसरा ये सेगमेंट तुम्हारा ये हो गया कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो देखो यहाँ पर कला और स्थापत्य कला के बारे में दे रहा है कि द तुर्क वेयर अ ग्रेट जीनियस इन आर्किटेक्चर। ये तुर्की रीजन से आए थे हमारे ना, दिल्ली सल्तनत पीरियड वाले। दिल्ली सल्तनत के जितने भी मुसलमान थे वो सब तुर्कमेनिस्तान से थे। एकमात्र ये अफ़गानी था तुम्हारा खिज्र खां, है ना, तो और सब तुर्कमेनिस्तान वगैरह से आए हुए मुसलमान थे हमारे। तो ये सब माना जाता है कि ये स्थापत्य कला में काफ़ी जीनियस थे। जीनियस का मतलब है मेधावी क्षमता वाला व्यक्ति, और उसकी जो कल्चर हमारी होती है। दे ब्रॉड विद देम द आर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। ये पश्चिमी का थोड़ा सा ये प्रभाव था, और मध्य एशिया से, है ना, ऐसा उन्होंने एक आर्किटेक्चरल थीम लेकर के आए थे। इसमें दे रहा है कि 2.5 दिन के झोपड़ा वाजे मस्क्यू कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द मोहम्मद गौरी। 2.5 दिन का झोपड़ा मोहम्मद गौरी ने बनवाया था। एज द लीजेंड गोज इट इज़ सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2.5 days। ये मात्र 2 दिन और आधा दिन, यानी कि 2.5 दिन में बन करके तैयार हो गया था। एक मस्जिद टाइप का था हमारा, इसीलिए इसका ये हिस्टोरिकल नेम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा, चूँकि ये 2.5 दिन में बन करके तुम्हारा तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट इसमें दे रहा है कि द सुल्तान एम्प्लॉयड इंडियन क्राफ्ट्समैन फॉर हाँ, इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर जो था हमारा इंडो इस्लामिक ये जो कल्चर था उसका मास्टरपीस माना जाता है, काफ़ी उत्तम कृति मानी जाती है। एंड द सुल्तान एम्प्लॉयड इंडियन क्राफ्ट्समैन फॉर डिजाइन द कंस्ट्रक्शन देयर बिल्डिंग। ये होता क्या था कि जो सुल्तान थे ना, बड़े बड़े भवन और बिल्डिंग्स के बड़े शौकीन होते थे। तो ये भारतीय संस्कृति से ना जो क्राफ्ट्समैन थे उनको डिज़ाइन करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना अपॉइंटमेंट किया करते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एज अ रिजल्ट न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉन एज द इंडो इस्लामिक कल्चरल आर्किटेक्चर डेवलप्ड। इसमें हुआ क्या कि वो तो ये तुर्कीज रीजन से आए थे, इस्लामिक था, और जब हिंदुओं को उसमें मिक्स कर दिया गया तो एक नया फ्यूजन बन करके तैयार हुआ, जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, दिस स्टाइल में बी seen in the building of the Delhi कुतुबुद्दीन decided to construct a majestic मीनार, है ना, एक रहस्यमयी मीनार बनाने का फैसला कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया था, जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की छाप दिखाई देती है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू कॉम्प्लेक्स। एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार उसने किया था। कुतुब मीनार एंड कुवैत इस्लाम एंड द कुतुब मीनार एंड द कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, है ना। इसने 2 कलाकृतियों को बनाने का प्रयास किया था, स्थापत्य कला का नमूना सैंपल था हमारा एक तरीके का, जिसमें एक कुतुब मीनार था, एक कुवैतुल इस्लाम मस्जिद था। ठीक है, तो चूँकि उसका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा था, 1206 से लेकर के 1210 तक ही वो रहा था। इसके बाद उस दुनिया को अलविदा कर दिया ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फिर उसका जो नोबेल था, जो उसका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था, जो इल्तुतमिश completed the कुतुब मीनार एंड कुतुब कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इन दिल्ली। उसका जो दामाद था, नोबेल व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, और उसका वो दामाद भी था, उसका गुलाम भी था एक तरीके का।
क्योंकि गुलाम वंश में सब ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम रखा करते थे ऐसा। तो ये दे रहा है कि काफ़ी मतलब मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर माना जाता है दिल्ली सल्तनत पीरियड का। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी जो था, बिल्ट ए न्यू कैपिटल कॉल्ड सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई राजधानी बनाई थी सीरी नियर कुतुब कम्प्लेक्स, है ना। एंड ऑल्सो बिल्ट अलाई दरवाज़ा द एंट्रेंस डोर टू द कुतुब कम्प्लेक्स। उसने एक नया गेटवे बनाया था जिसका नाम रखा था अलाई दरवाज़ा, अपने ही नाम पर उसने उसका अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट दे रहा है कि गैसुद्दीन तुगलक बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। शहर भी उसने बनाया था गैसुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था फिरोज शाह कोटला। कोटला जो एक बिल्डिंग टाइप का होता है हमारा, कोठा कटोला होता है ना ऐसे, तो मुसलमानों में ये वर्ड हमारा यूज किया जाता है कोटला शब्द का ऐसा। तो इसने फिरोज शाह कोटला बनाया था दिल्ली में। दिल्ली में देखोगे तुम एक इसी हिस्टोरिकल नाम पर फिरोज शाह कोटला एक मैदान भी है जो अभी जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चूँकि DDCA में बहुत दिन तक वो चेयरमैन रहे थे, तो उनके मरने के बाद में फैसला लिया गया कि जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ना दिल्ली का, जो स्टेडियम है क्रिकेट का, उसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है ना। द डॉम ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक सीट वाज ए न्यू टर्न ऑफ द आर्किटेक्चर एंड इट इज़ ऑक्टागोनल इन शेप। इसके बाद में एक नया तुम्हारा गयासुद्दीन तुगलक ने डॉम बनाने का एक अपना नया तरीका ईजाद किया, जिसमें डॉम का शेप जो था हमारा ना ऑक्टागोनल था, मतलब 8 एंगल पर वो हमारा शेप आधारित हुआ करता था। द टॉम्स ऑफ द लोधी सुल्तान वेर बिल्ट इनसाइड द गार्डन्स। इसके बाद में लोधी सुल्तानों ने गार्डन के अंदर में कहीं कहीं डॉम बनाना प्रारंभ कर दिया था, जो एक उस समय के कलाकृतियों का एक बहुत बड़ा नमूना था हमारा। नेक्स्ट दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्लियर बिल्डिंग्स ऑफ द सुल्तनत पीरियड वे लैक्ड करेक्ट प्रोपोर्शन, they were made of bricks and stone. The monuments lacked grace, arches and domes were especially of the buildings, and a calligraphy was used to decorate the buildings, and expert from the Quran were engraved on the wall of the buildings. इसमें दे रहा है कि प्रायः जो सल्तनत पीरियड का जो था हमारा, उसमें कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन का लाइकनेस दिखता था। कोई भी कलाकृति होती है शुरुआत में तो थोड़ा सा जिगजैग कंडीशन में चलता है, धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट आती है। और प्राय बिल्डिंग्स जो था ना हमारा ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ था। इसके बाद में दे रहा है कि उसका जो डॉम्स होता था काफ़ी स्पेशली उस बिल्डिंग्स का माना जाता था। उसकी सजावट डेकोरेशन करने के लिए ना कैलीग्राफिकल पत्थरों पर जो लिखा जाता है, इस तरीके के आर्किटेक्चर का प्रयोग हमारा किया जाता था। और कुरान के जो जानकार थे हमारे ना, वहाँ से पवित्र चीज़ों को ना उठा करके और दीवारों पर ना खुदवाते थे, लिखा रहता था हमारा ऐसा। तो ये उस समय की बिल्डिंग्स और स्थापत्य कला का हमारा एक बहुत बड़ा मतलब ये प्रॉपर्टीज़ है कि इस तरीके का गुणों से भरा हुआ हमारा उस समय का ये स्थापत्य कला और कला का स्थिति हमारी हुआ करती थी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में थोड़ी स्थिरता जरूर रही, लेकिन कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी शासक रहे जिन्होंने कला और स्थापत्य कला को काफ़ी स्टेबल करने में हमारा योगदान दिया। नेक्स्ट दे रहा है कि इसके जो डाउनफॉल के क्या कारण थे। 1206 से लेकर के 1526 तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रभाव रहा, लगभग 320 सालों तक। लेकिन उसके पतन के कुछ कारण हमारे दिखाई देते हैं, जो पॉइंट वाइज इसमें डील किए हुए मैं एक एक करके डील कर दे रहा हूँ। दे रहा है कि सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड कंक्वेर्ड इंडिया बाय स्वॉर्ड एंड दे रूल ऑफ द कंट्री बाय स्वॉर्ड। दे रहा था कि दिल्ली के सुल्तानों का एक नीति बन चुका था कि हम पूरे भारत को जीतेंगे तलवार के दम पर, और तलवार के दम पर इन्होंने शासन भी चलाया। दे वेयर डिस्पोटिक बाय नेचर, they did not try to win the confidence of their subject and they were despotic by nature। दे रहा है कि कभी भी विश्वास हासिल करने का प्रयास जनता के इन्होंने नहीं किया, केवल ताकत के दम पर, है ना, बल के बल पर, तुम्हारा ताकत के बल पर इन्होंने शासन को चलाया। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा धौंस दिखाना और ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन करना एक समय के बाद में ना वो फेल होने लगता है हमारा ये इसमें दिल्ली सुल्तानों की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। कोई भी चीज़ों का ना ताकत के आजमाइश से ही ना चीज़ों को ट्रीट करने का प्रयास करता था, जो कहीं न कहीं हिंदू जनमानस के, चूँकि दूसरे देश में आए थे और
दादा बन गए थे, तो ऐसे लोगों से तो मुक्ति लोग चाहते ही न हैं, या रिवोल्ट होगा। मान लो कोई एक तमाचा तुमको मारेगा तो लगेगा कि चलो इसका मतलब प्रवृत्ति इस तरीका का है, लेकिन अगर डेली एक तमाचा मारेगा तो तुम भी तो कहोगे ना कि लाओ तो इसको गोली से उड़ा देते हैं, ऐसा। तो देश की जनता ने भी इसका विद्रोह किया, और कहीं ना कहीं इसके पतन का एक सबसे बड़े प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है हमारा कि ये जो ब्लड एरायन जो स्वॉर्ड पॉलिसी जो थी ना हमारी, ये कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द सल्तनत सुल्तान्स वेयर इंटॉलरेंस टू आर द हिंदू। सबसे इसकी बड़ी बुराई थी हमारे सुल्तानों का, इस मुसलमान लोग थे, ये तलवार के दम पर न केवल शासन करने आए थे, बल्कि इन्होंने धर्म का प्रचार भी बखूबी करना प्रारंभ कर दिया। और ये हिंदुओं के प्रति ना इंटॉलरेंट थे, असहिष्णुता था इनका, हिंदू धर्म के प्रति इनका गंदा विचार था, गलत सलत बयानबाजी करते थे, हिंदू की बेटी बहनों का मतलब ये असमत लूटते थे, परेशान करते थे, उसको हरम में ले जाते थे। इसके बाद में तुम इसकी कहानी तुम देखे होगे, ये राजा रतन सिंह वाला और रानी पद्मिनी का, पद्मावती का, कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ताकत के बल पर उसे जीतने का प्रयास किया, जहां रानी ने आत्मदाह कर लिया था, जौहर जिसको कहा जाता है। या हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, तुम्हें पता होगा कि ये सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद में उस पवित्र शिवलिंग को का अपने यहाँ ले जाकर के ना गाय का मांस कटवा करके बेचा था, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था, विध्वंस किया था ये लोगों ने, है ना। तो हिंदू धर्म के प्रति इनका विचार काफ़ी गंदा था, और चूँकि हिंदू ज़्यादा थे यहाँ तो स्वाभाविक इसका विरोध करेंगे। तेरा कि हिंदू वेयर इल ट्रीटेड बाई देम एंड वेयर फोर्स टू कन्वर्ट द इस्लाम। उनको काफ़ी इल ट्रीटेड यानी कि गंदा व्यवहार किया जाता था, और उनको कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता था इस्लाम स्वीकार करने के लिए। देयर टेम्पल वेयर डिस्ट्रॉय एंड दे वेयर मेड टू पे जजिया। हिंदुओं के मंदिरों को ना इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, कहीं ना कहीं बहुत बर्बाद कर दिया। और जजिया कर देने पर इन्होंने विवश किया, जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक हमारा धार्मिक कर था। अब मतलब हनुमान जी का दर्शन करना है तो 5 रुपये पे करके जाइए ना, तो ऐसे नहीं आपको दर्शन करने देंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादती होने का हो गया ना, ऐसा। इवन द हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम डिड नॉट एंजॉय प्रॉपर प्रेस्टेज। इसके बाद में हिंदुओं को ना कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, जो दूसरे कारणों में से एक बताया जा रहा है हमारा। तीसरा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सुल्तान वेयर वीक एंड प्लेजर लविंग रूलर्स। दे रहा है कि बहुत सारे सुल्तान ऐसे थे जो काफ़ी कमज़ोर थे, और प्लेजर लविंग का मतलब होता है ना कि ये क्या कहते हैं, आनंददायक जीवन जीते थे, लग्जरियस जीवन जीते थे, ये वासना का जीवन कहीं ना कहीं उनका ऐसा हुआ था, करता था, शराब पीते थे, मांस खाते थे और इस तरीके का। तो वो राजकाज में ना उनका रुचि नहीं रहती थी, और बड़े साम्राज्य का नेता प्रमुख होना और उसको साम्राज्य संभालने, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। अब मान लो कि देश का प्रधानमंत्री मांस और शराब पी करके सोया रहे तो देश का क्या होगा, या राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का हो जाए, है ना। तो इसमें देखोगे कि मोस्ट ऑफ द सुल्तान वेयर वीक एंड प्लेजर लविंग रूलर्स एंड देयर नोबल्स ऑफन रिवॉल्टेड अगेंस्ट देम। इस तरीके से उनके जो नोबल्स थे कहीं ना कहीं उससे नफरत करते थे, और उन्होंने रिवॉल्ट करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो देखो इसमें दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द सुल्तान वेयर वीक एंड प्लेजर लविंग रूलर्स देयर नोबल्स ऑफन रिवॉल्टेड अगेंस्ट देम, है ना। उनके नोबल्स जो थे काफ़ी इसका विरोध करने लगे, एंड दे लैक लॉयलिटी टू द सुल्तान। उन्होंने सुल्तान के प्रति लॉयलिटी में काफ़ी कमी देखने को मिली। ये तीसरा पॉइंट था हमारा। चौथा है मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स डिपेंडेड ऑन द आर्मी ऑफ देयर नोबल्स और vessels, and some of the sultan maintained a huge army but was ill organized and ill disciplined। ये दे रहा है कि इसके पतन का एक चौथे सबसे प्रमुख कारणों में से ये था कि कहीं ना कहीं ये नोबेल के आर्मी के ऊपर में डिपेंडेड हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं कोई कोई शासक ऐसा था जिसने बहुत बड़ी आर्मी रखी भी थी, तो ये इल ऑर्गेनाइज था, यानी कि असंगठित तरीके से था और इल डिसिप्लिन था। आर्मी में देखोगे और जो पुलिस वगैरह का एरिया होता है वहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखा जाता है। डिसिप्लिन तो ऐसे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टीचिंग्स और लर्निंग में भी काम आता है, जिसको आप लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आर्मी वगैरह में है ना, इसका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारा, जहाँ पर काफ़ी वेल डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी महसूस होती है। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पीरियड के सुल्तानों की जो आर्मी थी ना, वहाँ पर डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी कमी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट पांचवा दे रहा है कि दे हैड अ वास्ट एम्पायर, है ना, उनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, और लैक ऑफ द गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज हिंड्रेंस इन रूलिंग ओवर द सच अ वास्ट एम्पायर। ये साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का मीडिया जो था हमारा ना, काफ़ी मजबूत ना होने के कारण ये रूल कर पाना काफ़ी इम्पॉसिबल सा दिखने लगा था, जो कहीं ना कहीं इसके पतन का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारणों में से एक। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी शिफ्ट करने के प्लान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो मंगोल जो थे ना, जो बर्बर थे हमारे, बार बार अटैक करके ना दिल्ली सल्तनत की पूरी व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए रहते थे, है ना। तो अगर रोड और कंस्ट्रक्शन और जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर बेहतर नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि कोई भी देश जो है ना, उस लक्ष्य को हासिल हमारा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कमियां हमारे दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है फ्यूडलिज्म, जिसको हम लोग सामंतवादिता कहते हैं, जागीरदारी सिस्टम है ना, फेटल टू देम, ये काफ़ी घातक सिद्ध हुआ उनके लिए, क्योंकि जागीरदारी में तुमने पढ़ा था कल कि जो जागीर प्रदान की जाती थी नोबेल को वेतन भत्ते के तौर पर, तो कभी कभी इतना ज़्यादा इनरिच मतलब एरिया उनको प्रोवाइड कर दिया जाता था कि उससे वो सुल्तान से कहीं ज़्यादा लग्जरियस और पावरफुल जीवन जीने लगता था नोबेल हमारा, है ना। और दे रहा है कि इसमें भी वही दे रहा है, क्रिएटेड पावरफुल नोबेल्स बट वीकेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स का जो अपव्यय होने लगता था, नतीजा ये होता था कि नोबेल्स ही काफ़ी पावरफुल हो जाते थे, और राजकोष जो था हमारा खाली रहता था, राजा की कमियां शक्तियों में कमी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट 7 कह रहा है कि देयर वाज ए नो डेफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का कानून स्पष्ट नहीं था, एंड दे वेयर फ्रीक्वेंट वार एंड द इंटरेजेस ऑफ द थ्रोन फॉर द थ्रोन। दे रहा है कि एक उत्तराधिकार का कानून, अब मतलब कोई राजा है तो उसके मरने के बाद में उसका भाई बनेगा कि उसका बेटा बनेगा कि कौन योग्य व्यक्ति बनेगा, इसका कोई तय कानून नहीं था हमारा। नतीजा ये होता था कि कोई राजा मरता था तो उसके परिजन ही आपस में ना लड़ाई झगड़े, फ्रीक्वेंट वार मतलब छोटे छोटे झगड़े और जल्दी झगड़े होने लगते थे। नतीजा ये होता था कि एक दूसरे को मारो काटो, है ना। जैसे रजिया के समय में भी देखने को मिलता था, रजिया का जो भाई था उसके भाइयों में कोई योग्यता नहीं थी, तो इल्तुतमिश ने डिसाइड किया था कि मेरे मरने के बाद में रजिया को बना दिया जाए। रजिया बनी तो अपने भाई लोग के साजिश का ही शिकार बन गई, और रजिया का मर्डर हो गया हमारा 36 में, है ना, ऐसा। तो ये वहाँ पर एक बड़ी वीकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट दे रहा है कि 8वां पॉइंट दे रहा है कि द इन्वेशन ऑफ द मंगोल्स आल्सो वीकेंड द एम्पायर। मंगोल तो बार बार मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के समीप ही वो थे हमारे, और जब कभी भी मौका मिलता था तो ये उस पर वार करके उसको काफ़ी कमज़ोर कर चुके थे। तैमूर का आना काफ़ी फैटल सिद्ध हुआ और तुगलकों के लिए, और बाबर ने तो फाइनली इसको एंड ही कर दिया। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को, है ना, पराजित करके दिल्ली में जो सल्तनत में 5 डायनेस्टियों का जो लगातार क्रम बना रहा हमारा शासन व्यवस्था का, उसको काफ़ी हद तक नहीं ध्वस्त कर दिया। और 1526 के बाद में बाबर ने एक नई डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका नाम था तुम्हारा ये मुग़ल वंश, है ना। ये मुग़ल भी हमारे उसी तुर्कीज रीजन से ही थे, लेकिन इनका ये रेस तो जो था हमारा इस सुल्तानों से थोड़ा अलग था, है ना। और ये मुग़ल के नाम से स्टेबल हुए। तो अगले जो चैप्टर हमारा 4 जो होगा, वहाँ से चलेगा, प्रारंभ होगा मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज के क्लास में, है ना। बस इतना ही, इसी को तुम वॉच करो, देखो, समझो, और जो रेस्ट टाइम बच जाएगा उसमें आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं ही आनी चाहिए, लेकिन यदि आता है तो मैं क्लास में उपलब्ध रहूँगा, है ना, तुम बात हमसे कर सकते हो। चलो ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, मैं इस सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा।
ओके बाबू।